स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल टूडेज डॉन एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री की बुक। ठीक है, तो अब से पहले के 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है 9 चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या कुछ मिलने वाला है सीखने को। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस जैसा कि नाम है इस चैप्टर का, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। एक गांव खुशहाल कैसे बनता है और एक गांव जो है उसमें एक गांव में फैसिलिटीज़ कैसे आती हैं, कैसे गांव जो है डेवलप होता है। जब गांव डेवलप होगा तो डेफिनेटली उसमें वो खुशहाल रहेगा। ठीक है, तो लोहे की जो खोज है, लोहे की खोज जो है इसने पूरी ही जीवन शैली को बदल दिया। जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोगों ने लकड़ी के स्थान पर लोहे की चीज़ों का उपयोग करना शुरू किया, जो कि बहुत ही टिकाऊ था और बहुत ही यूज़फुल था। जैसे पहले जब लोहे की खोज नहीं हुई थी, इससे पहले लोग अपने कामों को करने के लिए, जैसे शिकार करने के लिए और खेत जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए जो फाल बनाए जाते थे, हल के फाल जो बनाए जाते थे, वो लकड़ी के होते थे। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने लकड़ी के स्थान पर लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी खेती में जो है बहुत ही बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और शिकार के लिए जिन हथियारों का वो यूज़ करते थे वो शार्प लकड़ी ही होती थी। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, उन्होंने लोहे से बर्छी और भाले बनाने शुरू किए, जो कि उनके लिए शिकार करने में बहुत ही आसानी होती थी, उससे लोहे से शिकार करने में। ठीक है, तो लोहा बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ। आज के समय में भी लोहे का बहुत ही यूज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस समय में भी लोहे का। जैसे बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, लोहे के औजार। ताम्र युग की समाप्ति के साथ ही लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। जैसे ही ताम्र युग यानी जो तांबे का युग था वो ख़त्म हुआ, वैसे ही जो है लोहे की खोज हुई और लोहे के औजारों का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। महापाषाण काल में जो कब्रिस्तान मिले हैं उसमें कुछ लोहे के औजार भी उसके साथ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि महापाषाण काल में लोगों ने लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजारों का यानी हथियारों का इस्तेमाल बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लोहे के औजारों के लाभ। लोहा पत्थर से हल्का लेकिन मजबूत होता है। लोहे की बड़ी आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। लोहे को बहुत ही ईजिली किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पत्थर की तुलना में लोहे से बने हथियार अधिक हल्के और धारदार होते थे। लोहे ने कारीगरों का काम आसान कर दिया। ठीक है, तो पहले के समय में जब लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोग लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लोहे के हथियार बनाना उनके लिए बहुत ही आसान था और बहुत ही यूज़फुल था। उससे बहुत ही शार्प और धारदार हथियार बनते थे और जो कि उनके लिए शिकार करने में बहुत यूज़फुल होता था। और बहुत सारे और भी यूज़ थे इसके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको आगे देख लेते हैं। हल में लोहे के फाल के
इस्तेमाल से कृषि लायक भूमि का आकार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। खेती को आसान बनाने के लिए लोहे के कई अन्य हथियार भी बनाए गए, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी और कुदाल। इससे पैदावार बढ़ाने में मदद मिली। हंसिया, कुल्हाड़ी और कुदाल। हंसिया का जो इस्तेमाल होता था फसलों को काटने के लिए, ठीक है, और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता था जंगलों को साफ करने के लिए, और कुदाल से वो खेत को कोड़ा करते थे, ठीक है, यानी खोदते थे खेत को और उसमें बोते थे। इससे बहुत ही पैदावार बढ़ने लगी। तो गांव जो है किस तरह से खुशहाल बने, इसी तरह से जैसे जैसे उनके खेती करने के जो सामान थे और उनके जीवन में जो हथियारों का इस्तेमाल था वो अच्छा होने लगा, वैसे वैसे उनका जो है गांव जो है खुशहाल बनने लगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि पर सिंचाई का प्रभाव, कि कृषि पर यानी खेती पर सिंचाई का क्या प्रभाव होता है, इसमें देखते हैं हम। लौह युग की शुरुआत में लोगों ने धान की रोपनी शुरू कर दी थी। इससे चावल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली। लौह युग यानी लोहे का युग। लौह युग के लिए धान की रोपनी एक महत्वपूर्ण नहीं खोज थी, ठीक है। उसी ज़माने में लोगों ने सिंचाई के लिए विशेष व्यवस्था बनानी शुरू कर दी थी। सिंचाई के लिए नहर, कुएं और तालाब बनवाए गए। इससे कृषि पैदावार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। तो कुएं, तालाब और नहरों, इन सब का यूज़ खेती के लिए बहुत ही है। जैसे लोगों को जो है लोहे की खोज हुई तो लोगों ने उससे हथियार बनाए और उससे उन्होंने नहर, कुएं और तालाब भी खुदवाए, ठीक है, जिससे वो समय समय पर अपने खेतों में सिंचाई कर सकते थे। इससे जो खेती का पैदावार जो है वो बढ़ने लगा था। अब राज्यों का आकार बड़ा होने लगा। राजा को अब लोगों से अधिक कर वसूलने की यानी टैक्स वसूलने की ज़रूरत पड़ने लगी थी। टैक्स का सबसे बड़ा भाग जो है किसानों द्वारा दिया जाता था, यानी जो सब टैक्स का सबसे बड़ा भाग जो था वो किसान ही थे जो दिया करते थे। इसलिए कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना ज़रूरी था। इसलिए राजाओं ने क्या किया, नहर, कुएं और तालाब ये सब बनवाने की दिशा में काम किए, ठीक है। इससे किसानों को काफ़ी मदद मिली। इससे राजा के कर जो थे, राजा के कर राजस्व में वृद्धि हुई, यानी कि राजा का जो राजस्व था वो बढ़ने लगा। डेफिनेटली जैसे ही किसानों का जो है इनकम बढ़ेगा, वैसे राजा लोग टैक्स अधिक लेते थे और इससे राजा की राजस्व में वृद्धि होती थी। राजा का राजस्व जो है बढ़ता था, जिसका उपयोग वो अपनी प्रजा की देखभाल करने में किया करता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांव का समाज। उस ज़माने के गांव के सामाजिक ढांचे को समझने के लिए दो उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण एक दक्षिण भारतीय गांव और दूसरा एक उत्तर भारतीय गांव। एक दक्षिण भारतीय गांव और एक उत्तर भारतीय गांव। देखते हैं, पहले देखते हैं दक्षिण भारतीय गांव। दक्षिण भारत के गांव के लोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। देखते हैं, ये 3 तरह के भाग हैं जिसमें इनको बांटा गया था। पहला है वेलल्ला और दूसरा है उड़वार और तीसरा है कैडेसियार और अधिमई। तो देखते हैं, वेलल्ला, बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था। भूस्वामी यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, अधिक ज़मीन वाले व्यक्ति को वेलल्ला कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, उड़वार, साधारण हलवाहे को उड़वार कहा जाता था। उड़वार साधारण हलवाहे यानी जो सिर्फ हल चलाने का काम करते थे, जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी या बहुत कम होती थी, जो सिर्फ हल चलाने का ही काम करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उड़वार कहा जाता था, ठीक है।
आगे देखते हैं, कैडेसियार और अदिमई। भूमिहीन मजदूरों को कैडेसियार और दास को अदिमई कहते थे, यानी जिसके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं थी उसको मजदूर कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूरों को, यानी जिसके पास भूमि नहीं थी, जिसके पास ज़मीन नहीं था, उन मजदूरों को कैडेसियार कहा जाता था, कैडेसियार। ठीक है। और दास लोगों को क्या कहा जाता था, अदिमई। जो दास लोग होते थे उनको अदिमई कहा जाता था। ठीक है, अदिमई, दासों को अदिमई, और भूमिहीन मजदूरों को जिसके पास ज़मीन नहीं थी उसको कैडेसियार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संगम साहित्य। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, संगम साहित्य। तमिल भाषा में आज से 2300 साल पहले रची गई रचनाओं को संगम साहित्य का नाम दिया गया है। ठीक है, संगम साहित्य। इनका संकलन जो है मदुरै में होने वाले कवि सम्मेलन में किया जाता था, इसलिए इसे संगम का नाम दिया गया है। संगम, मदुरै एक जगह का नाम है जहाँ पर कवि सम्मेलन होता था, तो वहीं पर ही इसका संकलन किया गया था। ठीक है, इसलिए इन्हें संगम का नाम दिया गया है। संगम और सम्मेलन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, संगम और सम्मेलन। संगम साहित्य से उस ज़माने के दक्षिण भारतीय गाँव की जो साहित्य लिखे गए हैं, संगम साहित्य जो है उससे जो है दक्षिण भारतीय गाँव की जो सामाजिक रचना है उसका हमें पता चलता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं उत्तर भारत के गाँव। उत्तर भारत के गाँव के लोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, जिसमें है ग्राम भोजक और गृहपति, और है ये दो हैं। तो आइए इनको देखते हैं। ग्राम भोजक, गांव के प्रधान को क्या कहते थे, ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक, गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक का पद जो था वो आनुवंशिक था, यानी एक ही परिवार के लोग जो थे पीढ़ी दर पीढ़ी वही पहले पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके जो मुखिया का, प्रधान का जो पद था वो लोग प्राप्त करते थे। ग्राम भोजक जो था वो वही गांव का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, अधिक ज़मीन वाले को व्यक्ति जो है ग्राम भोजक बनता था, यानी मुखिया बनता था। और खेतों में काम करवाने के लिए और दासों और मजदूर लोगों को रखता था, और बहुत ही शक्तिशाली होता था वो। उसे किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिला हुआ था। वह जज का काम भी करता था, कभी कभी जज का, यानी कि कभी कभी छोटे मोटे झगड़े को सुलझा दिया करते थे, और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, यानी कि कुछ ऐसे वैसे काम करने वाले लोगों को पकड़ भी लिया जाता था और थोड़ी बहुत सज़ा भी दे दी जाती थी। ठीक है, आइए देखते हैं गृहपति। छोटे भूस्वामी गृहपति कहलाते थे। छोटे भूस्वामी यानी जिसके पास कम ज़मीन होती थी वो क्या कहलाते थे, गृहपति। दास कर्मकार, जो भूमिहीन मजदूरों को दास कर्मकार कहते थे। क्या कहा जाता था, इसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होता था उनको दास कर्मकार कहा जाता था। ये किसानों के खेतों में काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ ये काम करते थे, जैसे मजदूरी करते थे, क्योंकि उनको अपनी जीविका चलाने का और कोई साधन उनके पास नहीं था सिवाय मजदूरी करने के। ठीक है, गांव में शिल्पकार भी रहते थे, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, बुनकर वगैरह वगैरह। शिल्पकार यानी जो मूर्तियां बनाते हैं, ये सब पत्थरों काट कर या मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं, उसे शिल्पकार कहा जाता है। और इस तरह के बढ़ई, कुम्हार और बुनकर ये सभी लोग रहते थे। गांव ही भोजन उत्पादन के केंद्र हुआ करते थे गांव में, क्योंकि आज के समय में जैसे लोगों को गांव में अपना कोई काम नहीं मिलता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, और वहाँ पर जैसे उद्योग धंधों में वो लग जाते हैं, वहाँ पर काम कर लेते हैं फैक्ट्रियों में। तो उस समय पे वैसा नहीं था,
तो गांव ही जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी उत्पादन करने की, ठीक है। अपनी जीविका चलाने का केंद्र जो था वो था गांव। नगर के लोगों के लिए अनाज और अन्य कृषि उत्पाद गांव से ही आते थे। जैसे जब गांव में उत्पादन अच्छा होता था तो शहर के लोगों को मिलता था अच्छा, ठीक है। और जैसे कम हुआ वैसे ही वहाँ पर भी शहरों में भी बहुत ही प्रॉब्लम होने लग जाती थी। हम श्योर इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समृद्ध शहर। समृद्ध शहर जिस स्थान में जीविका का मुख्य साधन कृषि नहीं हो उसे शहर कहते हैं। क्या समझे आप? जिस स्थान में जीविका का यानी अपना जीवन निर्वाह करने का मुख्य साधन जो है कृषि नहीं हो, लोग कृषि पर डिपेंड नहीं हो, गांव में लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो वो जगह जहाँ पर लोग कृषि पर डिपेंड नहीं हो उसे शहर कहा जाता है। आज से 2500 वर्ष पहले भारत में कई शहर फले फूले, जैसे कि पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, मदुरै, तक्षशिला वगैरह वगैरह। शहर ही व्यापार और बहुत सी और कामों का केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। जैसे व्यापार करते थे और जो उनका काम होता था वो करते थे, ठीक है। आगे इन शहरों को देख लेते हैं हम। इसमें मेन है मथुरा। तो आइए मथुरा को देखते हैं। आज से 2500 साल पहले मथुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। ये व्यापार के दो मुख्य मार्गों के जंक्शन पर था, ठीक है। एक रास्ता उत्तर पश्चिम में पूर्व की ओर जाता था और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला उत्तर से पश्चिम और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। मथुरा के चारों ओर किलेबंदी थी। शहर के अंदर कई मंदिर थे जहां लोग इकट्ठा होते थे और खाली समय बिताया करते थे। नगर के लोगों के लिए भोजन आसपास के किसानों और गडेरियों द्वारा लाया जाता था। और मथुरा कुछ बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, यानी बहुत सी मूर्तियां बनाई जाती थी मथुरा में। मथुरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी था जो कि आज भी है। यहाँ पर श्री कृष्ण में भक्ति के लिए ये जो जगह है ये आज भी कृष्ण के लिए भक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मथुरा में बौद्ध और जैन धर्म स्थल भी हैं। जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल भी हैं मथुरा में। मथुरा से मिले गेटों और खंभों के अवशेषों पर जो अभिलेख मिले हैं उनसे वहाँ के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कुछ गेट ऐसे द्वार जो मिले हैं, खंभे मिले हैं, उन खंभों पर जो लिखा हुआ है उससे वहाँ के उस समय के जीवन शैली के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में अक्सर लोगों द्वारा दिए गए दान के बारे में लिखा गया है। जी हाँ, जो लोग दान देते थे तो उन अभिलेखों पर दान के बारे में लिखा गया है। इन अभिलेखों से उस समय के विभिन्न पेशों के बारे में पता चलता है, यानी कि उन लोगों का व्यवसाय क्या था उस समय में और लोग कौन कौन सा काम करते थे उसके बारे में लिखा गया था। दान देने वालों में कई तरह के लोग थे, जैसे राजा, रानी और अधिकारी, व्यापारी, सुनार, लोहार, बुनकर और टोकरी बनाने वाले, इत्र बनाने वाले आदि बहुत सारे लोग। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, शिल्प और शिल्पकार। शिल्प यानी जिनका कला था, शिल्पकार यानी उस कला को करने वाले, यानी मूर्तियों को बनाने वाले और कई तरह के चीज़ों को बनाने वाले, तो वो शिल्पकार हुआ करते थे। मथुरा में कई तरह के शिल्प बनते थे। ये शहर मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तनों के लिए मशहूर था। किस के लिए? मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर था।
जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर के काले चमकीले पात्र। ये बर्तन काले रंग के और चमकदार होते थे। इस तरह के बर्तन अक्सर जो है उत्तर भारत में मिलते थे। इसलिए इनका नाम उत्तरी काले चमकीले पात्र रख दिया गया था। आप उत्तर भारत से होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के बर्तन आज भी मिलते हैं कि नहीं। उत्तरी काले चमकीले पात्र यानी बर्तन जिसमें सामानों को रखा जाता है। ठीक है। कई ऐसे शिल्प रहे होंगे जो समय की मार नहीं सह पाए होंगे, लेकिन उस समय के कई ग्रंथों से उनके बारे में पता चलता है। समय की मार नहीं सह पाए होंगे यानी कि वो समय के अनुसार जो है ख़त्म हो गए होंगे, और लेकिन उसके बारे में हमें बहुत सारे ग्रंथों से जानकारी मिलती है। वाराणसी और मदुरै कपड़े के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। वाराणसी अभी भी है, महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे जो है वाराणसी की साड़ियाँ जो हैं बहुत ही फेमस हैं, और एक अलग तरह की अलग उनका जो है डिज़ाइन, उनका कढ़ाई अलग तरह का होता है, उनका सिल्क का अलग तरह का होता है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही बढ़िया वहाँ पर जो है वाराणसी की साड़ियाँ होती हैं। कभी आपने देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। देखते हैं, कपड़े के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे। कपड़ा उद्योग में पुरुष और महिलाएं दोनों ही काम करते थे। ये उस समय की बात है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही कपड़ा उद्योग में काम करते थे। उद्योग यानी जो भी छोटा मोटा था बनाने का काम, उसमें वो काम करते थे दोनों। शिल्पकार और व्यापारी अपने संगठन बनाते थे, और ऐसे संगठनों की को श्रेणी कहते थे। जो संगठन बनाए जाते थे उसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के विभिन्न काम इस प्रकार थे। क्या थे? देखते हैं। शिल्पकारों का प्रशिक्षण, कच्चे माल की व्यवस्था और तैयार माल का वितरण। शिल्पकारों का प्रशिक्षण यानी जो शिल्प बनाने वाले लोग थे तो उनको सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद कच्चे माल की व्यवस्था, और उसके बाद उनको कच्चा माल जो था वो प्रोवाइड कराया जाता था। रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाया जाता था। उसके बाद तैयार जो माल हो जाता था उसको जो है वितरण किया जाता था, यानी उसको बेचा जाता था जगह जगह पर। ठीक है। व्यापारियों की श्रेणी का काम व्यापार को सुव्यवस्थित करना। व्यापारियों की श्रेणी किसी बैंक की तरह भी काम करती थी। ऐसे बैंकों में धनी पुरुष और महिलाएं अपना धन जमा करते थे। उस धन को व्यापार में निवेश किया जाता था, और जमा करने वाले को ब्याज दिया जाता था। यानी क्या था? जो व्यापारियों की श्रेणी का काम था वो व्यापार को जो है सुव्यवस्थित करते थे, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चलाते थे। व्यापारियों की श्रेणी जो थी वो किसी बैंक की तरह काम करती थी। जो आज का बैंक है उस तरह से वो काम करती थी। इसमें क्या करती थी कि ऐसे बैंकों में धनी पुरुष और महिलाएं अपना धन जमा करते थे पहले, यानी कि अपना जो है पैसा जो है उसमें लगाते थे, और उस धन को व्यापार में निवेश करते थे, यानी इन्वेस्टमेंट किया जाता था। उसके बाद से उनको ब्याज सहित वो वापस मिल जाता था। ठीक है। और ब्याज का इस्तेमाल जो मिलता था, वो ब्याज मिलता था, उसको वे किस में यूज़ करते थे? धार्मिक संस्थानों की मदद करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अरिकामेड्डू। तो आइए देखते हैं। अरिकामेड्डू आज के पांडुचेरी में पड़ता है। जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है। आज से 2200 से 1900 साल पहले एक तटीय इलाका था जहाँ पर दूर दूर से आने वाले जहाज़ों का सामान उतरता था। ठीक है। इस पूरा स्थल पर ईंट से बनी एक विशाल संरचना मिली है, यानी एक बड़ी संरचना जो है, यानी स्ट्रक्चर जो मिला है। इतिहासकारों का अनुमान है, यानी इतिहासकारों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये एक गोदाम रहा होगा। यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में के बर्तन मिले हैं। ठीक है। भूमध्य सागर में रहने वाले जो लोग बर्तन को यूज़ करते थे वैसे उस तरह के बर्तन वहाँ पर मिले हैं, जैसे एम्फोरा और लाल चमकीले बर्तन। एम्फोरा
और लाल चमकीले बर्तन जिन पर मुहर लगे हुए हैं। मुहर लाल चमकीले बर्तनों को एरेटाइन कहते हैं। मुहर लगे लाल चमकीले बर्तनों को क्या कहते हैं? एरेटाइन कहते हैं। एम्फोरा एक बड़ा जार है जिसमें 2 हैंडल लगे हैं, एक जार की तरह है, ठीक है, जिसमें 2 हैंडल लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें तेल या शराब रखी जाती थी। एरेंटाइन का नाम इटली के एक शहर के नाम पर पड़ा है। एरेंटाइन का नाम इटली के एक शहर के नाम पर पड़ा है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इस पुरास्थल से कई स्थानीय बर्तन भी मिले हैं, लेकिन स्थानीय बर्तनों पर भी रोमन डिज़ाइन है। यानी जो बर्तन मिले हैं यहाँ पर स्थानीय बर्तन, उस पर रोमन डिज़ाइन है। यहाँ से रोम में बने शीशे के सामान, लैंप और कीमती पत्थर भी मिले हैं। यानी बहुत सारी एक अनोखी चीज़ें मिली हैं। इन सबसे पता चलता है कि अरिका मेड्डू पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, खासकर रोम का कितना प्रभाव था। कई छोटे टैंक भी मिले हैं। हो सकता है इनका उपयोग कपड़ों की रंगाई के लिए होता होगा। ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद जो है कपड़ों की रंगाई के लिए इन टैंकों का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो कुछ और सबूत देख लेते हैं जो मिले हैं। मूर्ति, उस समय की कई मूर्तियों में रोजमर्रा के जीवन को दिखाया गया है। ऐसी मूर्तियों का उपयोग खंभों, रेलिंग, गेट को सजाने के लिए होता था। इन मूर्तियों से उस समय के लोगों के विभिन्न पेशों के बारे में पता चलता है। कैसे को जो डेली रूटीन होता है उस तरह के मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं। कभी जैसे मान लो कि चावल साफ़ करती हुई औरत, ठीक है, उसकी मूर्ति बना दी गई है, या फिर झाड़ू लगाती हुई औरत की मूर्ति बना दी गई है, या फिर कुछ ऐसे काम जैसे ईंट को ढोते हुए पुरुष बना दिए गए हैं। इस तरह के जो डेली का काम है उस तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिससे उस समय के कामों के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वलय कुआं। वलय कुआं कई शहरों में खुदाई के दौरान बर्तनों या सेरामिक छल्लों की कतारें मिली हैं, ठीक है। सेरामिक रिंग एक के ऊपर एक करके रखी गई थी। ऐसी संरचना को वलय कुएं यानी रिंग वेल का नाम दिया गया है। जैसे आपने बुक में देखा है, इस तरह के कुछ रिंग के शेप में बना हुआ था, है ना। इस तरह के आपने अपनी बुक में देखा होगा, इस तरह का, ठीक है। रिंग की तरह दिखता है उसमें, और बहुत ही ये इस तरह से लंबा था, बहुत ही ऊंचा, ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि इनका इस्तेमाल शौचालय या नालियों के रूप में होता था। ऐसे रिंगवेल अधिकतर निजी मकानों में पाए जाते थे। भवनों और महलों के बहुत ही कम अवशेष मिले हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। यानी जो भवन है और महल है उसके बहुत ही कम सबूत मिले हैं, अवशेष यानी बची खुची चीज़ें जो है बहुत कम मिली हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि इतिहासकारों को अभी और काम करना बाकी हो, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि अधिकतर भवन लकड़ियों और कच्ची ईंटों से बने हुए थे, तो इसलिए शायद वो इस समय तक नहीं बच पाए होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं भरूच क्या होता है, ये जानते हैं। इसमें यात्रियों और नाविकों द्वारा दिए गए विवरणों और इतिहासकारों को कई सुराग मिल जाते हैं। ग्रीस के एक नाविक ने भरूच के बारे में बड़ा ही रोचक विवरण दिया है, ठीक है। ये जानकारियां हैं, ये इस तरह से तो नहीं मिलती हैं। मान लो उस समय में किसी देश से कोई यात्री बनकर आया हो, या फिर नाविक बनकर आया हो, किसी न किसी तरह से, और उन लोगों ने लिखा हो कुछ उसके बारे में, तो उससे हमें पता चल जाता है उस शहर के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही हम भरूच के बारे में जानेंगे। भरूच आज के गुजरात में पड़ता है। यूनान में इसे बेरीगाजा के नाम से
जाना जाता है। किसे? भरूच को। भरूच को यूनान में बेरिगाजा के नाम से जाना जाता है। उस नाविक के अनुसार जिसने बात लिखी है, भरूच की खाड़ी काफ़ी संकरी थी। संकरी यानी नैरो थी, ठीक है। भरूच की खाड़ी बहुत ही संकरी थी। भरूच की खाड़ी में जहाज चलाना बहुत ही कठिन था। भरूच की खाड़ी में जहाज चलाना बहुत ही कठिन था। केवल स्थानीय प्रशिक्षित मछुआरे ही जहाज़ों को सुरक्षित रूप से किनारे पर ले जा पाते थे। कौन लोग? जो प्रशिक्षित किए हुए, जो ट्रेंड किए हुए मछुआरे थे, वही सिर्फ जहाज़ों को सुरक्षित किनारे पर ले जा पाते थे। ऐसे मछुआरों को राजा बहाल करता था, यानी राजा जो है नियुक्त करता था। आयात और निर्यात के लिए भरूच एक महत्वपूर्ण स्थान था। आयात यानी सामानों को जो है अपने जगह पे मंगवाना, और निर्यात यानी अपनी जगह से दूसरी जगह पर सामानों को भेजना। आयात के मुख्य सामान थे शराब, तांबा, टिन, लेड, मूंगा, टोपाज, कपड़ा, सोना और चांदी के सिक्के। निर्यात होने वाले मुख्य सामान कौन कौन से थे? हिमालय से आए पौधे, हाथी दांत, गोमेद, कर्नेलियन, कपास, रेशम और इत्र यानी परफ्यूम। व्यापारी अक्सर राजा के लिए एक विशेष उपहार, प्रेजेंट जो है लाते थे, जैसे चांदी के बर्तन, किशोर गायक, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट कपड़े, ठीक है। और अब हमारा आया है नेक्स्ट टॉपिक, विनिमय प्रणाली। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसे पढ़कर हम खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं। विनिमय के लिए अक्सर सिक्कों का प्रयोग होता था, ठीक है। विनिमय यानी सामानों को खरीदना, यानी एक सामान ये है, एक सामान ये है। अगर व्यक्ति को ये वाला सामान चाहिए है तो ये दोनों आपस में सामानों को, मान लो इसके पास गेहूं है, ठीक है, और इसके पास क्या है? इसके पास एक हंसिया है, ठीक है, एक हंसिया है। तो इस व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत है और इस व्यक्ति को हंसिया की ज़रूरत है, तो क्या करेगा? दोनों अपने सामानों को जो है एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये होता था, विनिमय होता है, ठीक है। तो विनिमय का जो है, ये पहले वस्तु विनिमय हो गया, जैसे अभी मैंने बताया चावल और हंसिया वाला उदाहरण। तो सामान को खरीदना जो है और बेचना, ये क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और जो अभी इससे पहले मैंने बताया वो क्या है? वस्तु विनिमय, जो अपने वस्तुओं को बदल करके जो है अपने काम को चलाते थे, यानी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को वो खरीद लेते थे, समझ लो ऐसे। विनिमय के लिए अक्सर सिक्कों का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय में क्या होता था? सिक्कों का प्रयोग, कॉइन्स का प्रयोग होने लगा था। उस समय आघाती पंच सिक्कों का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली भी कुछ जगह इस्तेमाल होती थी, ठीक है, जो अभी मैंने बताया गेहूं और हंसिया वाला। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो कुछ जगह पर इस्तेमाल होती थी। ऐसे विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम था नमक, ठीक है। नमक दे करके जो चीज़ चाहिए उन लोगों को वो चीज़ ले सकते थे, ठीक है। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नोट्स बनाकर के आपको बताऊं, नोट्स बना कर के आपको समझाऊं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं बुक से पढ़ने को, तो आप ये भी बता सकते हैं, आपकी चॉइस क्या है। जैसा आप बताएंगे वैसे ही आगे का काम किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा कि आपको नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर बुक से। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।